मेरा नाम रोशनी है। मैं 35 साल की हो चुकी थी। मेरा रंग बहुत ही सांवला था। मैं इतनी ज़्यादा काली थी कि मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जो भी मुझे देखने आता मुझे देखते ही रिजेक्ट कर दिया करता था। मेरे रिश्ते न होने की वजह से मेरे पेरेंट्स बहुत ही परेशान हो गए थे। मेरे माता पिता चाहते थे कि वह मेरे लिए कोई कुंवारा लड़का देखे, लेकिन मेरा रंग रूप देखते हुए मेरे लिए 4-5 बच्चों के बाप का रिश्ता आता था या फिर किसी बूढ़े आदमी का रिश्ता आता था। ऐसे इंसान से मेरे माता पिता मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। उनका कहना था कि बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है, उसके लिए जब अच्छा रिश्ता आएगा तब हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन इधर मेरी उम्र निकलती जा रही थी और मेरे चेहरे से मेरी उम्र पता चलने लगी थी। अब लोगों ने भी मेरे माता पिता को ये समझाया कि बेटी की शादी जिस भी हाल में हो रही है कर दो। आपकी बेटी की शादी की उम्र निकलती जा रही है, आने वाले टाइम में आपको इस तरह के भी रिश्ते नहीं मिलेंगे। यही सोचते हुए मेरे पेरेंट्स ने एक ऐसे इंसान से रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया जिसकी जवान 2 बेटियाँ और 1 बेटा था। मेरे पिताजी बहुत ही सीधे साधे आदमी थे। एक आदमी ने उनको मेरे इस रिश्ते के बारे में बताया था। मेरे पेरेंट्स को भी यह फिक्र रहती थी कि कहीं आने वाले टाइम में हमारी बेटी के लिए और भी ज़्यादा बुरे रिश्ते ना आने लगे। जिसने मेरा रिश्ता बताया था वह मेरे पिताजी का कोई जानने वाला था। उसने लड़के की फ़ोटो मेरे पिताजी को दिखाई तो मेरे पिताजी ने देखते ही उस लड़के को पसंद कर लिया था, क्योंकि लड़का देखने में गोरा चिट्टा स्मार्ट था और उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह 3 जवान बच्चों का बाप है। और मेरे पिताजी ने हमारी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। अब मेरा फ़ोटो भी लड़के वालों के घर भेज दिया गया था। लड़के वालों ने भी मुझे पसंद कर लिया था। इसी तरह से सादगी से मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। लेकिन शादी से 2 दिन पहले ही मैंने एक बात नोटिस की थी कि मेरे परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे थे और मुझे देख देख करके बहुत रो रहे थे। उनका कहना था कि अपनी ससुराल जा रही हो तो हमेशा अपने घर को जोड़े रखना और पति के घर में हर हाल में गुजारा करना। मैं अपने घर वालों की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी कि वह क्या कहना चाह रहे थे। जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो मैंने अपने पति के बच्चों को देखा। बच्चे सभी जवान थे। मुझे उन लोगों को देखकर बड़ी हैरानी हुई थी। दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थी। लड़का बड़े अजीब टाइप का था। उसने अपने कान में कुंडल पहने हुए थे जैसे गुंडे लड़के पहनते हैं। मुझे लगा कि शायद आजकल का यह फैशन चल रहा होगा। मेरे पति की माँ भी उसके घर में मौजूद थी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ था तो सिर्फ आदमियों के बीच ही बात चली थी। जब मेरे पति की माँ है तो फिर वह मुझे देखने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आई और नहीं अपने बेटे की बहू को लेने के लिए अपने मायके गई। मैंने अपने पति के साथ मंदिर में सारी रस्में करने के बाद खुद ही मंदिर से सीधा अपने घर के ससुराल में आ गई थी। मेरी सास भी देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत खतरनाक औरत है और यह मेरा जीना दुश्वार कर देगी। मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया। वहाँ मेरा पति आया और मुझे अच्छे तरीके से बात करने लगा। मुझे अपना पति देखते ही पसंद आ गया था, इसलिए मैंने दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया और यही बात सोची कि मेरा पति तो अच्छा है, इसलिए मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। मैं इस बात से बड़ी हैरान थी। मेरे पति की उम्र ही लगभग 50 साल की होगी, लेकिन उनके सारे बच्चे जवान थे जिनकी उम्र 25 से 30 साल की थी। ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता था। मैं यहाँ आने के बाद बहुत कंफ्यूज हो रही थी और मेरा दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरा पति मुझसे बात करने के बाद अपने कमरे से बाहर चला गया और कमरे के अंदर मेरी सास और मेरे पति की बेटी आ गई। मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरे पति की दोनों बेटियां अभी भी कुंवारी थी। वह मुझे मम्मी कहकर पुकारने लगी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके बाद मेरी सास कहने लगी, चलो लड़कियां तुम कमरे से बाहर निकलो, मुझे बहू से कुछ बात करनी है। औरत तो देखने में बड़ी अजीब सी लग रही थी, मोटी सी, भद्दी सी और लाल होठ वाली। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत को पान खाने का शौक हो। और मुझसे कहने लगी, बेटी इस घर में तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तुम इन बच्चों को देख रही हो, इनको माँ का साया चाहिए था। इनकी माँ तो बचपन में छोड़कर चली गई थी। तभी से मेरा बेटा बहुत परेशान रहने लगा था। हम लोगों ने इसे समझाया कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी दूसरी शादी करने से तुम्हें तुम्हारे लिए कोई अच्छा हमसफर भी मिल जाएगा और इन बच्चों को माँ की ममता भी मिल जाएगी। अब से तुम इन बच्चों की माँ हो। उस औरत ने मुझे प्यार किया, ऐसे जैसे मैं उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी हूँ। मुझे खुशी हुई कि चलो ससुराल में सब लोग अच्छे हैं और फिर वह मेरे कमरे से चली गई। उन लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में आ गया और वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मेरी बेटी और मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना है और साथ साथ मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखना है। मैंने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि आपके बच्चे इतने जवान हैं, आप इन बच्चों के पिता तो नहीं लगते। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम ही नहीं बल्कि यह सवाल काफ़ी सारे लोग मुझसे करते हैं क्योंकि मैं इतना जवान जो हूँ। मेरे पति बहुत मुस्कुरा रहे थे। उनको देखकर मैं भी खुश हो गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वह शुरू से ही अपना बहुत ख्याल रखते हैं और वह जिम भी करते हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी जिम करने में ही गुजार दी है, जिसकी वजह से वह इतने जवान नज़र आते हैं। जो लोग अपने चेहरे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वह लोग सारी ज़िंदगी बड़े नहीं होते। मैं अपने पति की बात सुनकर बहुत इम्प्रेस हो गई थी। जब मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें भी जवान कर दूंगा, वक्त के साथ साथ तुम बड़ी होने की बजाय और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जाओगी।
मैंने अपने पति से कहा कि मैं कैसे खूबसूरत हो सकती हूँ, कहाँ मैं काली सी और कहाँ आप गोरे चिट्टे से। मेरे पति ने कहा ऐसी बातें मत करो तुम, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तो काले से क्या होता है, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। मैं उनकी प्यारी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मेरे पति की बेटियां भी बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति सच में बहुत ज़्यादा नौजवान लगते थे, पर बूढ़े इंसान में कोई ना कोई बीमारी तो ज़रूर होती है ना कोई ऐसी परेशानी होती है कि जिससे उसकी उम्र की पहचान हो जाती है। लेकिन मेरे पति तो बिल्कुल ही जवान दिखते थे, वह बहुत एक्टिव भी थे। मेरे पति की दूसरी शादी थी, तो फिर वह अपनी पहली शादी पर कितने खूबसूरत दिखते होंगे। फिलहाल मैंने इन बात को इग्नोर कर दिया था। अब मुझे अपनी ससुराल पर ध्यान देना था। वह एक सपनों भरी रात थी जो मैंने गुजार दी थी। सुबह हुई तो दरवाजे पर एक दस्तक होने लगी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने सास खड़ी थी। उनके हाथ में एक बड़ी सी प्लेट थी। वह मेरे लिए कमरे में नाश्ता लेकर आई थी। मैंने कहा कि आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी, फ्रेश होने के बाद मैं खुद आ जाती। तो मेरी सास कहने लगी, अरे नहीं नहीं बहू से इतनी जल्दी किचन का काम करवाना अच्छा नहीं लगता है। मेरे पति भी सोकर उठ गए थे और हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। मैंने अपने पति से कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मेरे पति ने कहा, बताओ कहाँ जाओगी। मैंने कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा, शायद तुम्हें यह बात पता नहीं है कि तुम्हारे माता पिता ने यह बात तुम्हें नहीं बताई कि तुम अपने मायके में किसी से नहीं मिल सकती। यह बात सुनकर के मैं हैरान हो गई थी। मुझे लगा कि वह शायद मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति कहने लगे, ऐसा ही है, अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए तुम अपने किसी रिश्तेदार, अपने मायके वालों से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। मैं समझ गई थी यही वजह है कि जो मेरे घर के सारे लोग शादी से कुछ दिन पहले बहुत परेशान नज़र आ रहे थे और वे मुझे देख देख करके बहुत रो रहे थे। मेरी विदाई पर भी मेरा पूरा परिवार बहुत रो रहा था और तभी वह बातों बातों में मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि करने की शर्त मेरे माता पिता की थी या फिर मेरे अपने पति की। जब मैंने अपने पति से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने इसी शर्त पर तो तुमसे शादी की है क्योंकि तुम्हारी शादी कहीं हो नहीं रही थी और तुम्हारे घर वालों ने आसानी से खुशी खुशी मेरी शर्त एक्सेप्ट भी कर ली थी। यह बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मेरे पति के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। वह किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह रहे थे कि रिश्ता तय होने पर हमारी यह शर्त पहले से ही पक्की हो गई थी। मेरे पति फ़ोन पर बहुत साफ साफ कह रहे थे। मैं समझ गई थी कि यह कॉल ज़रूर मेरे घर से आई होगी। मैं अपने पति के आगे खड़ी हो गई और कहने लगी कि प्लीज़ एक बार मेरी बात करवा दो। मेरे पति ने मेरी तरफ देखते हुए कॉल पर कहा कि आज के बाद मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल नहीं आना चाहिए। अगर फ़ोन किया ना तो आपकी बेटी को तलाक देकर आपके घर भेज दूंगा। यह कहकर उन्होंने कॉल काट दी। मैंने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं मिलने नहीं जा सकती पर एक बार फ़ोन पर बात तो कर सकती थी ना। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे घर वाले भी मुझसे यही बात कह रहे थे, लेकिन हमारी शादी के बाद तुम अपने घर वालों से या अपने किसी भी रिश्तेदार से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। फिर अब तुम्हारे माता पिता इस बात को भूल कैसे गए हैं? उन्हें अब मेरे इनकार करने पर कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वह लोग अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो फिर खामोश रहें और तुमसे बात करने की कोशिश ना करें, यही उनके लिए बेहतर होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर मैं बहुत डर गई थी। मेरे पति ने कहा, इस घर में मेरी माँ है, मेरी बेटियाँ हैं और एक बेटा है। तुम उन सबके साथ रहो, उनका ख्याल रखो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने कहा, जो एक पत्नी का फ़र्ज़ होता है ना, मैं वह सब कुछ करके दिखाऊंगी, लेकिन एक बेटी को अपने माता पिता से जो लगा होता है ना, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। आप प्लीज़ एक बार मेरे माता पिता से मेरी फ़ोन पर बात करवा दो। मैं आपका यह एहसान कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन मेरे पति ने अपनी बेटी से कहा, जाओ, तुम्हारी मम्मी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, इसके सर में दर्द हो गया होगा, इसके लिए एक कप चाय बना दो। मेरे पति की बड़ी बेटी किचन में चाय बनाने के लिए चली गई थी। उसके पीछे दूसरी बेटी भी चली गई थी। मैंने बहुत मना भी किया था कि अभी मैंने नाश्ता किया है, अभी मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे लिए चाय बनवा ली और वह चाय का कप मुझे देकर कहने लगी कि चाय पी लो। मैं उनसे बहुत मना कर रही थी क्योंकि मेरा कुछ खाने पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो फिर मैं बेवजह चाय क्यों पीऊं। फिर मैंने सोचा कि आज मेरा ससुराल में पहला दिन है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ससुराल वाले पहले ही दिन मुझसे नाराज़ हो जाए, इसलिए उनके ज़्यादा कहने की वजह से मैंने चाय का कप अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने चाय के कप में अपने होंठ लगाए, मुझे चाय के अंदर से हल्की हल्की सी बदबू आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह ख़राब दूध की चाय बनी हुई हो। मैंने कहा, चाय के अंदर से कैसी अजीब सी बदबू आ रही है? तो मेरी सास कहने लगी, हम तुम्हें ख़राब दूध की चाय कैसे पिला सकते हैं? हो सकता है शायद फ्रिज में दूध किसी ने खुला रख दिया हो और दूध के अंदर फ्रिज में किसी खाने पीने की चीज़ की बदबू बैठ गई हो। तभी मेरे पति की छोटी बेटी आकर कहने लगी कि आप हमसे प्यार नहीं करती, अगर आप हमसे प्यार करती होती ना तो आपको इस चाय में से बदबू नहीं आती। हमारे घर की चाय तो सारे मोहल्ले में फेमस है, मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति हमारे घर की चाय पीता है तो हमारी बहुत सारी तारीफ करता है, और आप हो कि कह रही हो
कि चाय के अंदर बदबू आ रही है। मैं मजबूरन वो चाय पीने लगी थी। चाय पीने में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उसमें से किसी दवाई की बदबू आ रही थी और सब लोग मुझे चाय पीता हुआ देखकर गौर से देखने लगी, जैसे मैं कोई चाय नहीं बल्कि दवाई पी रही हूँ। चाय का कप पूरा फिनिश करते ही उन सब ने मेरी तरफ इस तरह से देखा जैसे मेरे साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर वह सब मेरे कमरे से चली गई और मेरा सर अचानक भारी भारी सा होने लगा। मैं अपने पति की बड़ी बेटी को आवाज़ लगाने लगी, जिसका नाम सनम था। मुझे पता था कि उसने मेरी आवाज़ सुन ली थी, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ सुनने के बाद भी वह मेरे करीब नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा है और बस मैं बेड पर लेट गई। लेटने के बाद मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता चला मेरे साथ क्या हुआ। फिर मेरी आंखें तब खुली जब रात के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि कमरे में कोई भी हलचल नहीं थी, कमरे की लाइट भी बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने बेड से ज़मीन पर कदम रखा, अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मुझे चक्कर आने लगे और मेरे पेट में दर्द महसूस होने लगा। न जाने यह सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने सोने की कोशिश की तो मेरा ध्यान गया कि मैंने सुबह की 10 बजे की चाय पी थी और उसके बाद सो गई थी और अब मेरी आँख खुली थी। आखिर ऐसे कैसे हो सकता था? मैं इतनी देर कैसे सो सकती थी? इसका मतलब यह था कि मैंने आज अपनी ससुराल का पहला दिन सोते सोते ही गुजार दिया था। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो पूरे घर की लाइट बंद थी। मैंने टॉर्च की रोशनी से लाइट का बटन ऑन करने की कोशिश की थी, तभी जैसे किसी ने मुझे खींचकर दूसरे कमरे के अंदर कर दिया हो। मुझे बहुत डर लगा, लेकिन जाहिर सी बात है मेरे पति का घर था, मुझे डरना तो नहीं चाहिए था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर उस इंसान ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। फिर मैं काफ़ी देर वहीं पर रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो मुझे इस तरह से दबोचा हुआ है। उसके हाथों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह हाथ मर्द के हैं। मैं पहचान नहीं सकती थी कि हाथ मेरे पति के नहीं थे। मैंने उस इंसान को जोर से धक्का मार दिया और मैं उस कमरे से बाहर भागते भागते अपने कमरे में पहुंच गई। वह ना जाने कौन इंसान था और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, जिसने मुझे कमरे में दबोच लिया था। भगवान, इस घर में क्या हो रहा है? यह घर मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ा खतरनाक है। एक हवेली की तरह बना हुआ घर था। अभी मैं नहीं थी और अपने कमरे के अलावा मैंने अपने सारे घर को ठीक से देखा भी नहीं था। मुझे तो अब इस घर में बहुत डर लगने लगा था। मैं पहचानते हुए अपने कमरे में तो आ गई थी, क्योंकि मुझे अपने कमरे की अच्छी तरह से पहचान हो गई थी और मुझे किचन का रास्ता मालूम था और मेरे कमरे में बाथरूम अटैच था। मैं बैठकर गहरी गहरी सांस ले रही थी, तभी अचानक कमरे के अंदर किसी के आने की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो कमरे की लाइट फ़ौरन जल गई। मैंने देखा कि मेरे पति सामने खड़ा और मुस्कुरा रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो कहने लगे, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? मैंने कहा, आप कहाँ गए थे? मैं बहुत डर गई थी। मेरे पति कहने लगे, अरे भाई क्यों डर गई? मेरा घर है, कोई भूत बंगला थोड़ी है जो तुम इतनी डर गई हो। मेरे पति अंदर आकर कहने लगे, मैं तो तुमसे कहकर गया था कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, पर जब मैं आया तो तुम सो रही थी। उसके बाद मैं अपनी बेटी और माँ से बातें करने बैठ गया था। मैंने जल्दी से अपने पति का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा, मुझे किसी ने पकड़ लिया था उस कमरे में। कौन था? मेरे पति ने कहा, अरे उस कमरे में तो मैं ही था। तुम्हें क्या लगा कि किसी और ने आकर तुम्हें छू लिया? मेरे घर में मेरे अलावा और कौन आएगा? यह पूरा घर मेरा है। इस घर में मेरी बिटिया रहती है, मेरी माँ रहती है और मेरा बेटा रहता है। मेरा बेटा सारा दिन नौकरी पर रहता है, सिर्फ रात को ही सोने के लिए घर पर आता है और वह अभी 11 से पहले कभी नहीं आता। और अभी 10:30 बज रहे हैं। फिर मैं ही था जिसने तुम्हें छुआ था। मैंने कहा, आप थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता है कि मैं कितना डर गई थी। यह सुनकर मेरे पति जोर जोर से हंसने लगे। वह कहने लगे, तुम्हें डरा रहा था? मेरे पति ने इस तरह से बात की जैसे मुझे जिसने दबोच लिया था और जिसे मैंने धक्का दिया था वह कोई और नहीं मेरे पति थे। फिलहाल मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया था और मैं भी ठीक हो गई थी कि चलो यह मजाक मेरे पति ने ही मेरे साथ किया था। अब जब वह खुद अपनी मजाक का एक्सेप्ट कर रहे थे तो फिर मुझे ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत भी नहीं हो सकती थी। हो सकता है कि मुझे अपने पति को पहचानने में गलती हो गई हो, क्योंकि अभी मैं उनके साथ एक ही दिन भी नहीं रही थी। मेरे पति ने आते ही मुझसे कहा कि चलो तुम खाना खा लो। मैं तो खाना खा चुका हूँ। मैंने कहा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में बहुत कमजोरी हो रही है। पति ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। चाय पीने से तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने अपने पति से कहा, नहीं नहीं, मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती, मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो मेरे पति कहने लगे, चलो फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ, उससे तुम्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होगी। मैंने अपने पति से इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं पीना चाहती, पर अजीब बात थी कि मेरे पति भी मेरे लिए ज़बरदस्ती कॉफ़ी बना कर ले आए। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं खाना चाहती हूँ, नहीं कुछ पीना चाहती हूँ। न जाने क्यों ससुराल में आने के बाद मुझे भूख प्यास कुछ लग नहीं रही थी। मेरे पति ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाया हूँ।
तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। मुझे अपने पति की ये बात बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कॉफ़ी पी ली और वैसा ही हुआ जैसा मेरे साथ आज सुबह हुआ था। चाय पीने के बाद मेरी आंख लग गई और मैं अगले ही दिन सोकर उठी। अब लगता था जैसे कि यह कोई कॉफ़ी नहीं थी, बल्कि यह कोई ऐसी चीज़ थी जिसे पीकर मुझे नींद आ गई थी। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब की बार जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं इतना ज़्यादा कैसे सो सकती थी? बस यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। अब इतनी नींद तो इंसान को नेचुरली तौर पर तो नहीं आ सकती, और मैं जान गई थी कि मुझे ये लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलाकर पिला रहे हैं जिससे मुझे इतनी नींद आ रही है और मेरे अंदर कमजोरी का एहसास बढ़ता चला जा रहा है। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे किसी की दी हुई कोई चीज़ नहीं खानी है और नहीं पीनी है। मैं खुद अपने हाथ से बना हुआ खाना खाऊंगी। मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने सारे घर के काम खुद कर लिए थे, क्योंकि घर में हमेशा की तरह अजीब सी वीरानी और खामोशी छाई थी। इस खामोशी में किसी से मैं आखिर क्या बात कर सकती थी? मेरी सास और बेटियां अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे पति और बेटा सुबह ही नौकरी करने के लिए निकलते तो रात को ही घर में घुसते थे। इसी तरह से मेरे दिन गुजर रहे थे, लेकिन इन सब में एक अजीब बात यह थी कि इतना ध्यान रखने के बावजूद भी मेरी नींद का आना कम नहीं हुआ था। मैं जब भी सो रही थी इतना ज़्यादा सो रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी, और मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा कमजोरी होने लगी थी कि मैं किसी के काम को करने के काबिल नहीं रह गई थी। बस मैं हमेशा ही दिमाग लगाती रहती कि आखिरकार मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। अब तो मैं घर में किसी भी मेंबर के हाथ का दिया हुआ कुछ नहीं खाती हूँ, नहीं पीती हूँ। फिर मुझे अभी भी इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है? आज मैंने सोचा कि मैं मंगलवार का व्रत रख लेती हूँ, लेकिन मेरी हालत व्रत रखने के काबिल भी नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने व्रत रख लिया था। मैंने ना तो पानी पिया और ना ही घर का कुछ भी खाया था। अजीब बात तो यह थी कि आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी और मुझे किसी ने तंग भी नहीं किया। एक ऐसी बात मेरे सामने आई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज मैं जाग रही थी, वरना जब भी रोज़ मेरे पति कमरे में आते तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि वह कब आए और घर में आने के बाद उन्होंने क्या किया। मैंने व्रत खोलने की तैयारी की। अपने पति के आने से पहले मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए और अच्छी तरह से तैयार हो गई। मैं बिल्कुल रेडी होकर दरवाजे के पास ही खड़ी थी, अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक मुझे किसी काम की याद आ गई और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। इतनी देर में मेरे पति घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और अंदर आते ही उनकी दोनों बेटियां और माँ ने उनको घेर लिया और उन्हें दूसरे कमरे में ले गई। मैं हैरान थी कि वह मुझसे बात करने की बजाय अपनी बेटियों के कमरे में चले गए। मैं उनकी बेटियों के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कमरे के अंदर मेरे पति अपनी बेटी और माँ के साथ मौजूद थे। मैंने दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया था, पर दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ देर तक मैं जब ऐसे ही दरवाज़ा बजाती रही तो मेरे पति गुस्से में दरवाज़ा खोलते हुए अपने कमरे से बाहर निकला। उनकी आंखों में मुझे गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। हाँ, मुझे देखते ही कहने लगे, पागल हो गई हो क्या? इतनी जोर जोर से दरवाज़ा क्यों बजा रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला करो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने अपने पति से कहा, यह घर मेरा भी तो है, मैं इस घर के कमरे के अंदर ही क्यों रहूँ? मेरे पति कहने लगे, बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा, मुझे भी आप लोगों के साथ कमरे में बैठकर बातें करनी है। मेरे पति ने कहा, यह कमरा मेरी बेटियों का है और इस टाइम मैं अपनी माँ और बेटियों के साथ बातें करता हूँ। उन्होंने मुझे धक्का मार दिया था। जाओ अपने कमरे में, जब तुमसे बात करने का टाइम आएगा तो तुमसे बात करने कमरे में चला आऊँगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मेरे पति को अपनी बेटी और माँ से बात करने के लिए सिर्फ यही टाइम मिला था। मैं बाहर खड़ी हो गई थी, पर मेरे पति ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से धीरे धीरे बोलने की आवाज़ आने लगी। मैंने दरवाजे पर कान लगाया और मैंने उन लोगों की बातों को सुनने की कोशिश की। मेरे पति कमरे के अंदर कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की। मैंने खिड़की को हल्का सा हिलाया तो खिड़की का दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया और मुझे अंदर का नज़ारा देखने को मिला। अंदर देखा तो अंदर लगभग 6 लोग मौजूद थे। 2 मेरे पतियों की बेटियां और एक औरत जो कि मोटी थी। उनको तो मैं दूर से ही पहचान सकती थी, वह मेरी सासू माँ थी। और एक मेरे पति का बेटा भी मौजूद था, लेकिन हमारे घर में तो सिर्फ 5 मेंबर थे। यह छठा इंसान कौन था? मैं उस इंसान को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था। मैं हैरान हो गई थी कि आखिरकार यह घर में क्या चल रहा है। मैंने देखा कि मेरे पति को वह लड़का नोटों की गड्डी दे रहा था। मुझे उस लड़के का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी और सोचने लग गई थी कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद मेरे पति कमरे के अंदर आ गए और मुझसे प्यार से बात करने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उनके हाथ में कॉफ़ी का कप था। वह मुझे कॉफ़ी पिलाना चाहते थे। मेरे पति ने कहा, कॉफ़ी पी लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मुझे नहीं पीनी। मेरे पति मेरा हाथ पकड़ते हुए, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे इस तरह से बिहेव किया। वो मुझे काम का स्ट्रेस ज़्यादा ही हो रहा था, इसलिए मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मैंने अपने पति को यह नहीं बताया कि मैंने कमरे के अंदर जो भी हो रहा था वह सब कुछ देख लिया था। मैं खामोशी बैठी थी, लेकिन मेरे पति
मुझे कॉफ़ी पिलाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने अपने पति से गुस्से से कहा, आखिर इस कॉफ़ी और चाय का क्या मैटर है? मैं सब कुछ अपनी मर्ज़ी से खाती पीती हूँ, लेकिन इस घर में ज़बरदस्ती मुझे यह सब क्यों पिलाया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं इस कॉफ़ी में कुछ ऐसा मिला हुआ है जिससे आप मुझे बेहोश करना चाहते हो या फिर मारना चाहते हो? मेरे पति ने कहा, तुम पागल हो गई हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। भला मैं तुम्हें बेहोश क्यों करना चाहूँगा? तुम घर के कामों पर ध्यान दो। वैसे भी घर की नौकरानी चली गई है, तुम कल से घर के सारे काम करोगी। तुम्हारे दिमाग में उल्टी सीधे ख्याल आने लगे हैं। मैं समझी कि मेरे पति शायद मुझे धमकाने के लिए सब कुछ कह रहे हो, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझे मजबूर करती हो ऐसी बातें करने पर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है आज तुमने व्रत रखा हुआ है, मैं इसलिए तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाया था, लेकिन तुमने मुझे नाराज़ कर दिया। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अपने पति की इतनी प्यारी बातें सुनकर मेरा दिल नरम हो गया था और मैंने उनके हाथ में से कॉफ़ी का कप ले लिया था और कहा कि आप परेशान मत हो, मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पति बहुत खुश हो गए थे, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जैसे ही कॉफ़ी पी उसके बाद मुझे अजीब सा नशा चढ़ने लगा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद फिर मेरे साथ वही हुआ जैसे हर रात को होता आया था। मैं अपने पति की बातों में आ गई थी। ज़रूर अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। मुझे अब गड़बड़ का एहसास होने लगा था। सुबह आँख अगले दिन 9 बजे खुली। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मेरा सर भी बहुत भारी भारी हो रहा था। अगले दिन जब मैं अपने कमरे में से बाहर निकली तो मैं खामोश रही। मेरे पति काम पर जा चुके थे। मेरी सास ने मुझे घर के सारे काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बहू, अब तुम्हारी शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं चाहती हूँ कि अब घर की जिम्मेदारी तुम ले लो। मुझे काम करने में कोई भी एतराज़ नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से सब कुछ करने लगी। मेरे पति की दोनों बेटी जवान थी, लेकिन वह घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और मेरी सास भी एक तरफ बैठकर सिर्फ पान खाती रहती थी। उनकी नज़र मुझ पर ही रहती थी। मुझे वह शुरू से ही बड़ी अजीब सी लगती थी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह मेरी पति की माँ है। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, मैंने देखा मेरे पति का बेटा मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। उसको देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने अपने पेट को साड़ी से ढक लिया। आज मेरे पति के बेटे की छुट्टी थी और वह घर में ही मौजूद था। मैं किचन में खाना बना रही थी और मुझे एहसास हुआ कि जैसे किसी का हाथ मेरे कमर पर है। मैं घबराकर जैसे पीछे पलटी तो मैंने देखा कि मेरे पति का बेटा खड़ा हुआ था। वह मुझे देखते ही घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने कहा, तुम्हें क्या चाहिए और ये तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? मम्मी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, इसलिए मैं किचन में आया था। मैं जा रहा हूँ और किचन से बाहर चला गया। मेरा तो पूरा शरीर ही काँप रहा था। न जाने इस घर का माहौल कैसा था। मेरे पति की बेटी भी इस तरह के कपड़े पहनती थी, ऐसे लगती थी जैसे वह कोई हीरोइन हो। इन कपड़ों से उनके शरीर के काफ़ी हिस्से चमकते थे। एक दिन दरवाजे पर दूध वाला आया तो मैं दूध लेने के लिए दरवाजे पर चली गई। मैं जैसे ही दरवाजे पर गई तो गली में काफ़ी सारी औरतें खड़ी हुई थी और आपस में मुझे देख देख कर बातें कर रही थी। दूध वाला तो दूध लेकर चला गया था, लेकिन औरतें अभी भी मुझे घूर रही थी और वह मेरे करीब आकर कहने लगी, तुम्हें हमने कभी पहले इस घर में नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर नहीं आई हो? मैंने कहा, आपका क्या मतलब है कि मैं नहीं आई हूँ? मैं इस घर की बहू हूँ। मेरी बात सुनकर औरत एक दूसरे को देखने लगी और उनमें से एक औरत हंस करके बोली, बहू, इस घर में न जाने कितनी बहू अब तक आ चुकी है। मैं उनसे आगे कोई सवाल करती इतनी देर में पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर की तरफ खींच लिया। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो मेरी सास ने मुझे अंदर की तरफ धकेला था। मेरे हाथ से दूध का बर्तन गिरने से बच गया था, जबकि थोड़ा सा दूध फर्श पर गिर गया था। मेरी सास ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा दी और वह मुझे डांटने लगी, मेरे बेटे ने तुमसे कितनी बार मना किया है कि ज़्यादा इधर उधर ताक झाक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह बात तेरे पति को पता चल गई ना कि तू दरवाजे पर खड़े होकर औरतों से बातें कर रही थी, तो तू नहीं जानती कि वह तेरा क्या हाल करेगा। मैंने कहा, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? दूध वाला बहुत देर से दरवाजे पर बेल बजा रहा था और किसी को सुनाई नहीं आ रहा था, तो बस मैंने जाकर दरवाज़ा खोलकर दूध ले लिया। तो आप यह किस तरह से मुझसे बात कर रही हो? मैंने कोई पाप तो नहीं किया मोहल्ले की औरतों से बात करके? उस दिन मेरी सास ने बहुत हंगामा किया था। आज मुझे इन लोगों पर शक होने लगा था और मैं सोच में पड़ गई थी कि वो मोहल्ले वाली औरत मुझे क्या कहना चाहती थी, क्योंकि वही मोहल्ले की औरत मुझे इस घर के बारे में सब कुछ बता सकती थी। मैंने मौका देखते ही एक औरत से बात करने की कोशिश की। मैं बहाने से छत पर चली गई। उस टाइम पर घर के सारे लोग सो रहे थे। छत पर जाने के बाद घर के सामने वाली छत पर पत्थर उठाकर मारने लगी ताकि कोई बाहर मुझे देखने के लिए आए और मैं मौका देखते ही उससे बात कर लूँ। मेरे पत्थर मारने पर एक औरत खिड़की पर झाँकने लगी। मैंने तभी उसे आवाज़ लगा दी और बहाने से छत पर बुलाया और वह हमारी छत पर आ गई। हमारे घर की छत और सामने वाले घर की छत आमने सामने ही थी, क्योंकि हमारे घर भी आमने सामने थे। मैंने उस औरत से कहा, आज तुम लोग गली में खड़ी हुई मेरे बारे में कुछ बातें कर रही थी और मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। मैं इस घर के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो। मैं यहाँ रहते हुए बहुत परेशान हूँ। अब औरत ने कहा कि
हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इस मामले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा। उस औरत ने बताया कि जिस घर में तुम रहती हो ना, यह घर कोई घर नहीं है और इसमें रहने वाले आदमी तुम्हारा पति नहीं है, बल्कि वह लोग आपस में परिवार के सदस्य भी नहीं है। यह घर एक कोठा है। इसमें जो औरतें रहती है वह एक बाई है, और जो जवान लड़कियां रहती है वह इस घर में लड़कियों की दलाली करती हैं। और जो तुम्हारे पति है उसका भी यही काम है। वह लड़कियों से या तो शादी के बहाने से उन्हें लेकर आता है या फिर उनको किडनैप करके यहाँ पर लेकर आता है। और अब की बार तुम यहाँ पर आई हो। हम कई बार इन लोगों के खिलाफ केस कर चुके हैं, लेकिन हर बार पुलिस को ज़्यादा पैसे देकर ये भगा देते हैं और मोहल्ले में रहने वाले लोगों को किसी न किसी बात पर तंग करते हैं। मैंने कहा इस घर में जो लड़का रहता है वो कौन है? उस औरत ने बताया कि इस घर में जो लड़का रहता है ना, वो तुम्हारे पति का बेटा नहीं बल्कि वो भाई का बेटा है। उसका काम है कि वह लड़कियों पर नजर रखता है। जो लड़कियां इस घर में रहती है कहीं वह यहाँ से भाग न जाए। यहाँ पर हर एक महीने में एक लड़की को बहाने से लाया जाता है। मैंने कहा अच्छा, यहाँ पर लड़कियों पर आने के बाद उनके साथ क्या किया जाता है? तो उस औरत ने बताया कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा कि यहाँ पर जो भी लड़की आती है उसके शरीर को बेचा जाता है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। और उस औरत ने बताया ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, लोगों के सामने सीधे बनते हैं, लेकिन उनकी हकीकत हम लोग जान चुके हैं क्योंकि हम इस मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ जो लड़की आती है ना, उसे किसी न किसी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है और रात को उसकी कीमत लगा दी जाती है। वह लड़की जब तक बेहोश रहती है उसे कुछ पता भी नहीं चलता कि उसके साथ रात भर किसी ने उसकी इज्जत के साथ खेला है। मेरा तो पसीने छूटने लगा था कि यह सब कुछ क्या कह रही थी और सारी बातें सच कह रही थी। उसने मुझसे कहा था कि तुम भली लगती हो, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मौका देखकर भाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरी इज्जत भी न जाने कितनी मर्दों के बीच तार तार हो चुकी थी। यह मेरा कोई ससुराल नहीं था, बल्कि ये लोग तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, क्योंकि ये लोग लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी कीमत लगा रहे थे और इस तरीके से अपना धंधा चला रहे थे। वह औरत मुझसे कुछ देर बात करने के बाद अपने घर में चली गई और मैं सोचती रह गई कि मैं क्या करूं। मैंने ठान लिया था कि अब यह सब कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने कमरे में चली गई और जाने के बाद मैंने अपने पति का फ़ोन चुपचाप उठाया और पुलिस को कॉल लगा दी। पुलिस को मैंने अपनी सारी बातें बता दी कि मुझे पता था कि मेरे साथ इतने दिनों से यह सब कुछ जो हो रहा है, उस हिसाब से ये लोग अगले दिन भी मेरे साथ यह सब कुछ करेंगे। मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी, इसलिए अगले दिन जैसे ही मेरे पति ने मेरे आगे कॉफ़ी का कप किया तो मैंने प्यार से उनके हाथों से कॉफ़ी ले ली और अपने पति के सामने ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। लेकिन मैंने उस कॉफ़ी को अपने पति का ध्यान हटते ही बेड के पीछे फेंक दिया था और थोड़ी देर के बाद मैं सोने का नाटक करने लगी। मैंने पुलिस को रात का वक्त ही दिया था आने के लिए, क्योंकि मेरे पति 10 बजे के टाइम पर घर आया करता था और लगभग 1-2 घंटे बाद मेरे साथ यह सब कुछ किया जाता था। मेरे पति ने उस दिन की तरह किसी दूसरे आदमी से मेरी कीमत लगा दी थी और मेरे पति मेरे कमरे से बाहर चला गया था। मैं जाग रही थी लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया था। उसने मेरे शरीर पर हाथ रखना शुरू किया। तभी हमारे घर पर पुलिस की रेड पड़ गई और पुलिस ने उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। चंद पैसे देकर मेरी इज्जत के साथ खेलने आया था। उसने सारी सच्चाई बता दी कि आज रात के लिए उस आदमी ने मेरी कीमत इन लोगों को दी है और उन लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत मोहल्ले के लोगों ने भी दिए थे। पुलिस ने सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया। मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई थी और मैंने जब उनको यह सब कुछ बताया तो वह लोग बहुत शर्मिंदा हुए थे। उन लोगों ने कहा कि हमें तो उस दिन से शक हो गया था जिस दिन उस लड़के ने तुमसे शादी की थी और शर्त रखी थी कि आज के बाद आप लोग अपनी बेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह इतना भी गिर सकता है। फिलहाल वो लोग अरेस्ट हो चुके थे और मैं अपने पेरेंट्स के साथ घर पर आ गई थी। आज तक मेरी शादी नहीं हुई है और अब मुझे शादी के नाम से भी डर लगता है। मैं अपने पेरेंट्स के घर जाकर उनकी सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं पढ़ी लिखी थी और मैं नौकरी करके अपना जीवन गुजारा कर रही हूँ। उस ज़िंदगी से बेहतर मुझे अपनी ऐसी ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी जहाँ भी करें, सब लड़के वालों की पूरी जांच पड़ताल निकाल कर ही करें, क्योंकि कुछ माता पिता अपनी बेटी की शादी न होने पर बेटी को किसी के भी हवाले कर देते हैं। मैं नहीं चाहती जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा आप लोगों में से किसी के भी साथ हो, इसलिए ऐसे धोखेबाज लोगों से सावधान रहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। धन्यवाद।